हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की स्टोरी है डियाब्लो की, जो कि एंशिएंट पीरियड में एक काफ़ी पावरफुल डार्क मैजिशियन था, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था कि उसकी पावर को देखकर गॉड्स भी डरने लगे थे। और उसी डर के चलते 12 गॉड्स ने मिलकर उसको एक दिन सील कर दिया। मगर अब डियाब्लो वापस आ चुका है अपना रिवेंज लेने। अगर आपको रीइंकार्नेशन या ओपीएमसी वाली मनावा पसंद है तो आपको ये मनावा काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बिना और ज़्यादा टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है किंगडम ऑफ सेल्डम का एल्ड हाउस होल्ड, और हम लोग देखते हैं उसके अंदर कोई सोया हुआ होता है और उसको एक सपना बार बार सता रहा होता है। एंड वो बताता है कि उसका नाम जेमी वेल्टन है और वो किंगडम ऑफ सेल्डम के एल हाउस होल्ड का फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है और उनका सक्सेसर भी है। और वो बताता है कि वो अपनी पास्ट लाइफ में डियाब्लो नाम से जाना जाता था, जो कि दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट डार्क मेज था जिससे गॉड्स तक डरते थे। इसी वजह से उन्होंने मिल के उसको सील कर दिया, बट इसने भी बदला लेने का वादा किया था। बट एक बार मुझे एक डायमेंशन रिफ्ट दिखी और जब मैंने उससे आज़ाद होने की कोशिश की तो मैं यहाँ बॉर्न हो गया और मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और देखते ही देखते 9 साल बीत गए और मैं एक नोबल फैमिली में बड़ा हुआ। देन वो खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है, हाँ, आज का दिन भी लगता है थकावट वाला होने वाला है। और तभी उसको एक आवाज़ आती है, यंग मास्टर। वो उस तरफ देखता है तो वो उसकी नैनी होती है। वो कहती है, आखिर आप क्या कर रहे थे? जेमी कहता है, मैं बस बाहर का नज़ारा देख रहा था। और वो नैनी फालतू में ही उसकी तारीफ करने लगती है। देन वो उसको बहुत प्यार से तैयार कर देती है और उसको कहीं पर ले जाती है। वो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद कहती है, सर, हमारे यंग मास्टर आ चुके हैं। जेमी सोच रहा होता है, अरे नहीं, फिर से वो सब शुरू होने वाला है। और वो जिससे डर रहा होता है वो होती है उसकी खुद की फैमिली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बी लविंग होती है और उसको बिल्कुल एक प्यारे से बच्चे की तरह ट्रीट करती है। बट जेमी भी उनके सामने जाते ही क्यूट बनने का नाटक करने लगता है। एंड उसकी फैमिली में 3 लोग होते हैं। एक होती है उसकी मदर, जो कि बेली हाउसहोल्ड की सोल डॉटर होती है। एंड उसके फादर होते हैं किंगडम ऑफ सेल्डम के 5 स्वॉर्ड मास्टर्स में से एक, जिनका नाम होता है आर्गन वेल्टन। एंड लास्ट में होती है उसकी छोटी बहन सैरा वेल्टन। और उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा लवली है, इसी वजह से उसको भी क्यूट बनकर रहना पड़ता है। लेकिन ये सब उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। एंड अपने रूम में आते ही बेड पर ढेर हो जाता है। एंड वो कहता है, ये तो अच्छी बात है कि मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया हूं, नहीं तो एक छोटे बच्चे की तरह बोलने में और क्यूट बनने में मेरी हालत खराब हो जाती थी। वैसे मुझे ये घर पसंद भी है क्योंकि यहाँ पर हर तरीके की फैसिलिटीज़ हैं और हाँ, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है। और उसके पीछे एक छोटा सा मॉन्स्टर टाइप में कुछ आ जाता है। जेमी सोच रहा होता है, मेरी पावर्स अभी बहुत ज़्यादा कम है। वैसे इससे भी बुरा कुछ हो सकता था, लेकिन मुझे कम से कम रीइंकार्नेट होकर दूसरा चांस तो मिला। वो बेवकूफ़ 12 गॉड्स अभी भी जिंदा है और अभी भी उनका नेचर एक पैरासाइट जैसा है, क्योंकि वो अपने फॉलोअर्स पर फीड करते हैं। हालांकि अभी इस टाइम मेरी पावर इतनी भी कम नहीं है, क्योंकि इस एरा में डार्क मैजिक प्रैक्टिस नहीं किया जाता। टाइम पूरी तरह से मेरे ही साइड है और तुम 12 गॉड्स अपने सिंहासन पर मजे कर लो, सिर्फ और सिर्फ तब तक जब तक मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ रीगेन नहीं कर लेता। बट तभी वहां पर नैनी आ जाती है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा क्यूट बनने लगता है। बट ये सब उसको सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में ही करना पड़ रहा होता है। देन वो अपनी मदर के पास स्टोरी सुनने चला जाता है। देन थोड़ी देर बाद स्टोरी खत्म हो जाती है। उसकी मॉम उससे पूछती है, आखिर तुम्हें स्टोरी कैसी लगी? जेमी कहता है, बहुत अच्छी लगी और मैं भी एक दिन ग्रेट मेज बनूंगा। उसकी मॉम कहती है, मुझे पता है कि तुम बिल्कुल बनोगे, क्योंकि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। देन वो सार्केस्टिक वे में कहती है, और वैसे भी तुम 3 मेज टीचर्स को तो हरा ही चुके हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, फादर ने कहा है वो तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल मेज ढूंढेंगे। देन जेमी वहां से जाने लगता है। उसकी मदर पूछती है, तुम क्या लाइब्रेरी जा रहे हो? वो कहता है, हाँ। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं जेमी को, जो कि कहीं बैठकर बुक पढ़ रहा होता है। देन वो बुक को बंद कर देता है, क्योंकि जो भी वो उसमें ढूंढ रहा होता है वो उसको मिला नहीं होता। उसको बिल्कुल नई माना ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में जानना था और उसको किसी भी बुक में कुछ भी नहीं मिल रहा होता। वो कहता है, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि फिर से खाना खाने का टाइम आ चुका है। और वो वहाँ से जा ही रहा होता है, बट उसको रास्ते में कोई दिखता है
और उस बंदे में से काफी भयंकर ऑरा निकल रहा होता है, जिसको देखकर जेमी समझ जाता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो कम से कम रैंक 7 का तो मेज होगा ही। लेकिन ये इतना अंदर तक कैसे आ गया? क्या किसी ने उसको रोका नहीं? या तो ये टेलीपोर्ट करके आया है, या फिर ये कोई घुसपैठिया है जो कि हमारे यहां से कुछ चोरी करने आया है। वो उससे पूछता है, आखिर तुम कौन हो? वो बंदा जेमी को देखता है एंड उसको जेमी के अंदर से काफी ऑरा निकलता हुआ दिख रहा होता है। वो कहता है, हाँ इंटरेस्टिंग, वैसे भी शेर का बेटा शेर ही होता है, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जेमी सोच रहा होता है, अगर इस टाइम मेरे पास अपनी रियल पावर की हाफ पावर भी होती तो फिर भी मैं इस आदमी को अब तक घुटनों में ला चुका होता। लेकिन मैं बस खड़ा ही नहीं रह सकता, मुझे इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। एंड वो बंदा भी जेमी को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि 9 साल के बच्चे के हिसाब से उसके अंदर काफी ज्यादा माना होता है। और वो बंदा कहता है, तो दिखाओ तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। डियाब्लो कहता है, आखिर तुम्हारी मेरे टेस्ट लेने की हिम्मत कैसे हुई? मैं हूं डियाब्लो वॉलपीर, जिससे गॉड्स तक डरते हैं। एंड वो ये कहने के साथ ही उस पर अटैक कर देता है। बट उस अटैक से उस बंदे को कुछ भी नहीं होता, जिसको देखकर डियाब्लो हैरान होता है। एंड डियाब्लो की पावर को देखकर वो बंदा भी काफी इंप्रेस होता है। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार एक 9 साल का बच्चा इतना पावरफुल स्पेल कैसे कास्ट कर सकता है। देन डियाब्लो पर अटैक कर देता है। एंड डियाब्लो भी उस बंदे की पावर से काफी इंप्रेस होता है। एंड वो कहता है, ये स्पेल तो काफी ज्यादा अच्छा है, बट ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मुझे तो इसमें रिएक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। और इसी चीज को देखकर वो बंदा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बंदा ये बात हजम नहीं कर पा रहा होता कि एक 9 साल के बच्चे को स्पेल्स के बारे में इतना ज्यादा जानकारी हो। पर तभी वहां पर जेमी का फादर आ जाता है, जो कि उस स्पेल को काट देता है। एंड जेमी से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? उसको देखकर डियाब्लो नाटक करने लगता है एंड काफी ज्यादा भोला बन जाता है, जिस चीज को वो बंदा भी देख रहा होता है। देन डियाब्लो का फादर उस बंदे से कहता है, मार्कस, जो भी तुमने किया है वो तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देन वो बंदा अचानक से हंसने लगता है और उसके फादर से मजाक करने लगता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं मार्कस और सर आर्गन बैठकर बात कर रहे होते हैं। आर्गन कहता है, जिस पर तुमने हमला किया था वो मेरा बेटा था। मार्कस कहता है, हाँ मुझे पता है। जिसको सुनकर आर्गन चिढ़ जाता है और कहता है, तुम्हें पता था और उसके बाद भी तुमने ऐसा किया। मार्कस कहता है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, पहले मेरी बात सुनो। मुझे ये बताओ, तुम अपने बच्चे को कितना जानते हो? आर्गन कहता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? मार्कस कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो कितने आगे तक जाएगा? आर्गन कहता है, मैंने यही जानने के लिए तुम्हें यहां पर बुलाया था, लेकिन तुमने उस पर अटैक कर दिया। मार्कस कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम अपने बच्चे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हो। और हाँ, मैं उसको अपना स्टूडेंट बनाने की तुम्हारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करता हूं। और हम लोगों को बताया जाता है मार्कस एस रैंक का मेज है, जो कि इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मेज है। आर्गन सोच रहा होता है कि ये वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मेज है, तो आखिरकार ये मेरे बेटे को अपना स्टूडेंट क्यों नहीं बनाना चाहता? क्या मेरा बेटा उतना ज्यादा गिफ्टेड नहीं है जितना मैंने सोचा था? मार्कस उससे कहता है, रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्गन कहता है, तो फिर बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मार्कस कहता है, मैं उसको अपना स्टूडेंट इस वजह से नहीं बना रहा हूं क्योंकि मैं उसको हैंडल नहीं कर सकता। तुम्हारे बेटे ने मेरे स्पेल के आर पार भी देख लिया। जिसको सुनकर आर्गन हैरान हो जाता है और सोचता है, ये तो इम्पॉसिबल है। मुझे पता था कि मेरा बेटा टैलेंटेड है, लेकिन इतना ज्यादा। मार्कस कहता है, तुम हैरान क्यों हो गए? मैंने बिल्कुल सही कहा है। जब मैंने उसके ऊपर स्पेल कास्ट किया था तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि मेरे स्पेल से उसका कुछ भी नहीं होगा। और तो और बस इतना ही नहीं, अगर हम लोग ढंग से देखें तो तुम्हारा बेटा अभी भी राउंड 3 का एक मेज है, वो भी बिना किसी की हेल्प के। नहीं, अगर हम लोग सही से कैलकुलेशन लगाएं तो वो राउंड 4 का मेज है, वो एक प्रोडिजी है। इतना ही नहीं, मैंने उसके जैसा लड़का कभी नहीं देखा। उसे किसी भी टीचर की जरूरत नहीं है, बस तुम जितना भी कर सकते हो उसका सपोर्ट करते रहो ताकि वो एक कंप्लीट मेज बन सके। और अगर मैं उसका पोटेंशियल बताऊं तो वो 9th रैंक का मेज बन सकता है, जिनका जिक्र सिर्फ और सिर्फ किस्सों और कहानियों में था। जिसको सुनकर आर्गन की सिटीपिटी गुल हो जाती है। वो ये सुनकर हैरान हो चुका होता है कि उसका बेटा एक 9th रैंक का लेजेंडरी मेज बन सकता है। तभी मार्कस वहां से उठता है और उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसने उसके बेटे के ऊपर अटैक किया था। फिर वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं डियाब्लो को, जो कि अपने रूम में आया होता है। वो हमेशा की तरह काफी ज्यादा थका होता है। फिर वो कहता है, वो मेज तो काफी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि उसने जो भी स्पेल यूज किया था उसको यूज करना कोई आम बात नहीं है।
और उसको छोड़ो, उससे ज़्यादा मैं इम्प्रेस हूं अपने फादर से। उन्होंने उस अटैक को मक्खन की तरह काट दिया। हाँ, वैसे भी आखिर वो फादर ही किसके हैं, मेरे। तो उनसे मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं। और वो काफ़ी खुश लग रहा होता है। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, क्या हुआ, तुम इतने खुश क्यों हो? और वो आवाज़ होती है मार्कस की, जो कि उसी के बेड पर बैठा होता है, जिसको वहां पर देखकर डियाब्लो चौंक जाता है। फिर वो उससे पूछता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम अंदर कैसे आए? मार्कस कहता है, मैं तो बस टेलीपोर्ट होकर आया हूं। डियाब्लो सोचता है, मुझे पता था ये आम बूढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये इतनी आसानी से टेलीपोर्ट हो सकता है। मार्कस कहता है, तुम अपने फादर के सामने तो काफी ज्यादा मासूम बन रहे थे, लेकिन मेरे सामने आते ही तुम बिल्कुल चंट हो गए। डियाब्लो कहता है, ऑब्वियसली, क्योंकि फैमिली मेंबर्स और स्ट्रेंजर्स में फर्क होता है। फिर मार्कस उसको एक बुक देता है और उससे कहता है, तुम जो भी माना ब्रीदिंग टेक्निक यूज करते हो वो काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, सो मैंने तुम्हें ये बुक दी है। इस बुक में माना ब्रीदिंग के बारे में सारे के सारे सीक्रेट्स हैं, जो कि मैंने अपने हाथों से लिखे हैं। और तुम पहले ऐसे बंदे हो जिसको मैं ये बुक पढ़ने को दे रहा हूं। डियाब्लो उस बुक को ले लेता है और ध्यान से देखने लगता है। मार्कस कहता है, मुझे तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, तो देखते हैं जब हम लोग दोबारा मिलेंगे तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो चुके होंगे। डियाब्लो कहता है, तुम हैरान हो जाओगे। तो चलो इसकी बुक पढ़कर देखते हैं कि आखिर कितना शानदार मेज है। फिर वो उसकी बुक को थोड़ी देर पढ़ने के बाद कहता है, मुझे पता था कि ये बुक काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, लेकिन मैं गलत निकला। ये तो सबसे अच्छी है, लेकिन इसमें जो भी कॉन्सेप्ट लिखे हैं वो काफी ज्यादा मुश्किल हैं, क्योंकि इसके हिसाब से मना की पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, और तो और इतने ज्यादा छोटे टुकड़ों में कि हमारी स्किन उनको आराम से एब्जॉर्ब कर सके। ये इतना ज्यादा मुश्किल है कि हर कोई इसको नहीं कर सकता, और ऊपर से इसको अपनी ब्रीदिंग टेक्निक से रिप्लेस करना नियर इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं भी कोई आम इंसान नहीं, मैं हूं डियाब्लो। उस बूढ़े ने सच में बहुत अच्छा काम किया है। मैं इस बुक का पूरा नॉलेज चूस लूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और वो अपने हाथ में एक मॉन्स्टर को समन करने लगता है, और वो अपने पेट से कहता है, माना को ब्रेक डाउन करो। और डियाब्लो के ये कहते ही उसका पेट वही चीज करने लगता है। डियाब्लो कहता है, उस बूढ़े की बुक की टेक्निक में सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी बाधा थी, और वो थी माना के पार्टिकल्स को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और उसके लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस और अच्छा फोकस चाहिए। लेकिन मुझे इन सब चीजों की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास है ब्लैक। क्योंकि मेरे ब्लैक के साथ स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए मेरे लिए माना को ब्रेक डाउन करने का काम वो करेगा। पहला ऑब्स्टिकल तो दूर हो गया, और दूसरा ऑब्स्टिकल ये है, अगर मेरे हार्ट में कोई भी मना एब्जॉर्ब करने की लिमिट होगी तो मैं सिंपली अपनी बाकी बॉडी पार्ट्स में भी मना स्टोर कर लूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर थोड़ा टाइम बीत जाता है और हम लोग देखते हैं डियाब्लो के रूम के बाहर उसकी नैनी खड़ी होती है, क्योंकि वो डियाब्लो को देखकर काफी ज्यादा घबरा गई होती है। इसीलिए वो अपने साथ डियाब्लो के फादर को भी लाई होती है। डियाब्लो को देखकर उसका फादर भी हैरान हो जाता है और सोचता है, मुझे पक्का पता है, जरूर मार्कस ने ही जैमी को कुछ दिया होगा, लेकिन फिर भी उसका रातों रात माना इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया, इतना तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। क्या मेरे लड़के में इतना ज्यादा पोटेंशियल है? आर्गन नैनी से कहता है, उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। फिर आर्गन वहां से जाने लगता है और जाते जाते अपने बेटे के बारे में ही सोच रहा होता है, और वो काफी खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसके बेटे में रैंक 9 का मेज बनने का पोटेंशियल है। फिर थोड़ा टाइम बीत जाता है और हम लोग देखते हैं डियाब्लो की आंखें खुलती हैं। वो कहता है, मना को ब्रेक डाउन करना पहले बहुत मुश्किल था, लेकिन अब वो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन अभी भी मेरी बॉडी की मना स्टोर करने की लिमिट रैंक 4 की है। तभी ब्लैक कुछ कहता है। डियाब्लो रिप्लाई करता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं अपनी बॉडी को मॉडिफाई नहीं करना चाहता। लेकिन वैसे भी ये बॉडी काफी ज्यादा कमजोर रही है। फिर वो थोड़ी देर तक ब्लैक से बात करता है। फिर ब्लैक को इनविजिबल होने का इंस्ट्रक्शन देता है। वो कहता है, मैं फादर से मिलने जा रहा हूं और मैं नहीं चाहता वो तुम्हें देखें। फिर ब्लैक ऐसा ही करता है। डियाब्लो कहता है, बहुत बढ़िया, मुझे अपने सर्वेंट से यही उम्मीद थी। फिर वो वहां से जाने लगता है और उसके अंदर से ब्लैक एनर्जी का आभा निकल रहा होता है। और जैसे ही वो अपने फादर के पास पहुंचता है, वो देखता है उनके पास एक बंदा भी बैठा होता है। वो बंदा कहता है, आपके एरिया में पहले कोई भी तरीके का रिलीजन नहीं रहा है। मैं चाहता हूं कि आपके लोग हमारे गॉड जेनिथ में भरोसा रखें। आर्गन उससे कहता है, बिल्कुल, अगर इससे मेरे लोगों की मदद होगी तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। वो बंदा कहता है, आखिर आपका मतलब क्या है, मैं समझा नहीं। आर्गन कहता है, मेरा मतलब बस यही है, तुम्हारे गॉड जेनिथ में भरोसा रखने से मेरे लोगों का फायदा ही होना चाहिए, और तभी मैं इसको अलाउ करूंगा, नहीं तो रहने दो। फिर और मुझे ये लगता है कि आप काफी ज्यादा बिजी होंगे, तो शायद आपको चलना चाहिए।
तो वो बंदा मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। और उस बंदे के जाते ही आर्गन के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब ये था, वो उस बंदे से हंसी खुशी बात करने का नाटक कर रहा था, और डियाब्लो भी उन सब की बातें वहां पर छुपकर सुन रहा होता है। और उस आदमी को देखते ही कहता है, मैं उसको जानता हूं। वो सिंपल नहीं है, और तो और मैं उसके पूरे फ्लैश में उसकी घिनौनी पावर को महसूस कर सकता हूं। कैसे 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 जेनिथ, आखिर तुम्हारी हमारी जमीन पर पैर रखने की हिम्मत कैसे हुई? आखिर फादर ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? वो क्यों चाहते हैं कि हमारी पब्लिक जेनिथ में फेथ रखे? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने एरिया में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दे सकता। लेकिन मेरी पावर्स लिमिटेड है, तो ये करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। मुझे फादर को उसके अगेंस्ट करना पड़ेगा। फिर वो अपने फादर के पास पहुंच जाता है। आर्गन उससे कहता है, जो तुम रात में करने का ट्राई कर रहे थे वो तुमने कर लिया क्या? जेमी कहता है, हाँ फादर। फिर वो लोग थोड़ी देर तक बात करते हैं, लेकिन तभी आर्गन कुछ नोटिस करता है, जिसको देखकर वो हैरान हो जाता है। वो देख रहा होता है कि जेमी की बॉडी लगातार माना एब्जॉर्ब कर रही होती है, और माना सिर्फ और सिर्फ उसके हार्ट में स्टोर नहीं हो रहा होता, बल्कि सारे बॉडी पार्ट्स में स्टोर हो रहा होता है, जो कि बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते हैं। और ये सब जेमी ने 9 साल की उम्र में कर लिया। फिर वो जेमी से घबराते हुए पूछता है, जेमी, क्या तुमने सच में वो बुक पूरी पढ़ ली जो कि तुम्हें मार्कस ने दी थी? जेमी कहता है, हाँ बिल्कुल, और बस इतना ही नहीं, मैंने तो उसमें कुछ गलतियां भी निकाली हैं। जिसको सुनकर वो चौंक जाता है। फिर वो ब्लैक की तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्या वो एक क्रीचर है जिसको कि तुमने समन किया है? जेमी कहता है, क्या आपको ये दिख गया? वो सोचता है, लेकिन कैसे? उसने तो इनविजिबिलिटी स्पेल का यूज किया था। आखिर फिर फादर ने उसको कैसे देख लिया? आर्गन कहता है, वो तो बैट की तरह लग रहा है ना? आखिर वो कितना बड़ा है? जिमी कहता है, हाँ मैंने उसको बैट के शेप में ही बनाया था, और मैंने ये बात आपको नहीं बताई ताकि आप हैरान ना हो जाओ। जिसको सुनकर आर्गन खुश हो जाता है, और उसको अपने बेटे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस हो रहा होता है। वो काफ़ी देर तक उसकी बड़ाई करता रहता है, जिसकी वजह से जेमी का फिर से दिमाग खराब हो जाता है। फिर कुछ टाइम बीत जाता है, और हम लोग देखते हैं डियाब्लो को। उसने कोई हुडी जैसी पहनी होती है, जैसे कि वो चोरी छुपे कहीं जा रहा हो। तभी वो ब्लैक को बुलाता है, और वहां पर ब्लैक आ जाता है, और हम लोगों को ब्लैक का लुक भी चेंज लग रहा होता है। डियाब्लो ब्लैक से कहता है, तो चलो, और ब्लैक उसको उड़ाकर कहीं ले जाने लगता है। फिर तभी सीन चेंज होता है, और हम लोग देखते हैं 2 लोगों को, जो कि बैठकर आपस में बहस कर रहे होते हैं। और हम लोगों को पता चलता है वो लोग क्रिमिनल होते हैं। उनका लीडर उन लोगों से ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवा रहा होता है। लेकिन अगर आर्गन को ये सब पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, और इसी वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर भी रहे होते हैं। अगर वो अपने काम को छोड़ेंगे तो उनको गैंग वाले नहीं छोड़ेंगे, और अगर वो लोग काम करते रहेंगे तो ऑब्वियसली आर्गन उनको ख़त्म कर देगा। इसी वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डियाब्लो आ जाता है, जिसको देखकर वो लोग सतर्क हो जाते हैं। वो लोग उससे पूछते हैं, आखिर तुम कौन हो? डियाब्लो कहता है, तुम लोगों ने अभी क्या पूछा? मैं कौन हूं? एक बंदा कहता है, अगर तुम आंसर नहीं दोगे तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो दोनों ही डियाब्लो पर अटैक कर देते हैं, लेकिन डियाब्लो वहां से गायब हो जाता है। तभी उनको एक आवाज़ आती है, तुम चूजे अभी क्या बात कर रहे थे? तुम लोग जो भी बात कर रहे थे वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, और अब मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं। तभी वो उनके ऊपर माइंड कंट्रोल स्पेल का यूज़ करता है, और वो लोग डियाब्लो को सब कुछ सच सच बता देते हैं। और उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सोच रहा होता है, अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ गॉड ही ह्यूमंस के बीच में आ रहे थे, और यहाँ तो ह्यूमंस भी एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर वो उन दोनों को कमांड देता है, तुम लोग यहाँ से सीधा एल हाउस रोड में जाओ, और वहाँ पर अपने प्लान की सारी डिटेल्स बता दो। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, और डियाब्लो भी वहाँ से निकलने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर उनमें से एक बंदे की लाश आकर गिरती है, और हम लोग देखते हैं वहाँ पर कुछ और बंदे भी आ रहे होते हैं, और जो उनकी टीम का लीडर होता है उसी ने ही इन लोगों को मारा होता है। डियाब्लो कहता है, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों पर हमला करने की? तभी वो अपने दोनों आदमियों की लाइफ को एक्सटेंड कर देता है, और वहां पर जो बूढ़ा होता है वो डियाब्लो को देखकर कहता है, आखिर कौन हो तुम जिसको मरने का इतना शौक है? और वो अपने आदमियों से कहकर डियाब्लो के मरे हुए लोगों को वापस घसीटने लगता है, जो कि डियाब्लो की स्पेल की वजह से जिंदा हो चुके होते हैं। और वो डियाब्लो पर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसके सिर में छेद हो जाता है। और वो यहीं नहीं रुकता, वो लगातार डियाब्लो के ऊपर अटैक करता ही जाता है, जिसकी वजह से डियाब्लो अधमरा हो जाता है। और वो बूढ़ा कहता है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे ही तड़पते हुए मरना चाहिए। और वो अपने हाथों में बहुत बड़ा सा अटैक बना लेता है। फिर वो उस पर शूट भी कर देता है। तभी उसका साथी कहता है, सर आपने फिन पर अटैक क्यों कर दिया? वो बूढ़ा कहता है, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैंने उस लड़के पर अटैक किया था। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम्हारा खत्म हो गया क्या? वैसे तुमको अपने साथी को मारकर कैसा लग रहा है? वो उसकी तरफ देखकर सोचता है, आखिर ये कैसा क्रीचर है?
ये मरा क्यों नहीं? और उसकी बॉडी के आसपास ये ऑमिनस ऑरा कैसे निकल रहा है? डियाब्लो कहता है, तुम्हारे पास रैंक 3 में जितनी भी पावर नहीं है और तुम एक्टिंग तो ऐसे करते हो जैसे तुम बहुत पावरफुल हो। वो बूढ़ा उससे डरकर पीछे हटने लगता है। फिर वो उस पर एक अटैक कर देता है। रैंक 3 एक्सप्लोजन स्पेल, बर्स्ट। अब मरो बच्चे। लेकिन तभी हम देखते हैं उसका अटैक पूरी तरह से गायब हो जाता है और हम लोग देखते हैं डियाब्लो को, जो कि काइंड ऑफ उस बंदे को कंट्रोल करने लगता है और कहता है, मुझे अपने से कमज़ोर बंदों के दिमाग से खेलने में बहुत मज़ा आता है। तभी वो बंदा घुटनों पर आ जाता है। उसके लोग ये सब देखकर चौंक जाते हैं। क्या उसने एक ही अटैक में इसे डाउन कर दिया? ये तो मॉन्स्टर है। और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। तभी डियाब्लो उस बंदे पर कोई स्पेल का यूज करता है। फिर वो उसका सिर अपने हाथों से ऊपर उठाता है और कहता है, मेरे प्यारे से नौकर, अब मेरे सवालों का जवाब दो। वो कहता है, जी मास्टर, हमारे जो बॉस हैं वो छोटे बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। डियाब्लो कहता है, क्या बस इतना ही? फिर तो तुम्हें पकड़ना वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। वो जो पहले के 2 बंदे थे उनसे मैं डैड को नोटिफाई करवा दूंगा। तो फिर आखिर मैं इस वाले का क्या करूं? मैंने इसके दिमाग के साथ बस थोड़ा बहुत ही खेला है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी सोल पूरी तरीके से क्रश हो चुकी है। इसका मतलब है कि ये अपने आप से ही थोड़ी देर में मर जाएगा। एक रैंक 3 मेज का शरीर काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, लेकिन इसकी सोल की जो हालत है उसकी वजह से ये मेरे किसी भी काम नहीं आने वाला। तब तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। एक रैंक 3 मेज माना का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। खाने के लिए शुक्रिया। और वो ये कहने के साथ ही उसका सारा का सारा माना खा जाता है। फिर वो पहले वाले 2 बंदों को देखता है और कहता है, आखिर मुझे तुम दोनों के साथ क्या करना चाहिए? मैंने इनको जबरदस्ती मना देकर कुछ टाइम के लिए बचाया था, पर फिर भी ये थोड़े टाइम बाद मर ही जाएंगे। और मैं इन्हें मरने नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे इनसे और भी कुछ काम करवाने हैं। तभी वो ब्लैक को समन करता है और कहता है, बहुत टाइम हो गया कि मैंने नेक्रोलॉजी यूज नहीं की। नेक्रोलॉजी होता है किसी के मरने के बाद उनको जिंदा करना और उनको उनकी मौत के बाद भी एक जिंदगी देना। जो भी हो, तुम दोनों मेरे वफादार सर्वेंट जरूर बनोगे। ब्लैक, मेरी मदद करो। तभी वो ब्लैक के साथ मिलकर कुछ करने लगता है और कहता है, इमॉर्टैलिटी तुम्हें पुकार रही है, इसलिए तुम डेथ को भी सरपास करोगे। जागो, जागो, जागो। तभी वो लोग रीएनिमेट हो जाते हैं और उसके घुटनों में आ जाते हैं। डियाब्लो सोचता है, कुछ अलग हुआ है। इन दोनों की बॉडी से अभी भी डार्क स्मोक क्यों निकल रहा है? ऐसा लग रहा है मैंने इस स्पेल को कास्ट करने में कुछ गलती कर दी। ऐसे तो ये मेरे लिए किसी भी काम नहीं आएंगे। क्या मुझे इनको अनसमन कर लेना चाहिए? क्योंकि अगर इनके ऊपर ऐसे ही धुआं निकलता रहेगा तो ये लोग पब्लिक प्लेसेस में नहीं जा पाएंगे और इसी वजह से मैं इनसे अपना काम नहीं निकलवा पाऊंगा। तभी ब्लैक उनमें से एक के सिर पर बैठ जाता है और उसके आसपास का सारा स्मोक खा जाता है। डियाब्लो कहता है, बहुत बढ़िया, मुझे पता नहीं था तुम ये भी कर सकते हो। अब ये दोनों मेरे काम आ सकते हैं। तुमने अच्छा काम किया ब्लैक। फिर वो उन दोनों से कहता है, उठो, अब मैं तुम्हें तुम्हारा नाम दूंगा। तुम्हारा नाम पहले जेन्स था, तुम्हारा नाम अब हो गया है एजार्ड, और फिलिप का नया नाम होगा राइजा। हाँ, एजार्ड और राइजा, कितने बढ़िया नाम हैं। एजार्ड कहता है, क्या तुम हमें जिंदा किया है? तो डियाब्लो कहता है, हाँ एजार्ड। जब एजार्ड डियाब्लो को देखता है तो वो उसकी पावर देखकर चौंक जाता है, क्योंकि डियाब्लो देखने में सिर्फ और सिर्फ 9 साल का बच्चा है और इसके बावजूद उसके आसपास इतना ऑमिनस ऑरा निकल रहा है। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने किताबों में पढ़ा था, एक ईविल जिसको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। ये देखने में तो वही लग रहा है। डियाब्लो कहता है, बताओ तुम्हें मैं क्या लगता हूं, एक डेमन या फिर कुछ और? तभी राइजा हिम्मत जुटाते हुए खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम डेमन किंग हो या और कोई, लेकिन तुम्हारी आंखों में तुम एक इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो। जिसको देखकर डियाब्लो हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि उसके सर्वेंट ने उसके सामने सर उठाने की हिम्मत की है। फिर डियाब्लो अपनी उंगली से कुछ इशारा करता है, जिसकी वजह से राइजा जमीन में धंस जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। डियाब्लो कहता है, अगर आज के बाद तुमने मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत की तो तुम उसके बाद गलती दोहराने के लिए जिंदा ही नहीं बचोगे। राइजा कहता है, ठीक है सर, मैं समझ गया। डियाब्लो बताता है, सोल का सबमिशन ऐसे ही होता है। फिर चाहे विक्टिम की मर्जी हो या ना हो, वो मेरे ही इशारों पे नाचेगा, क्योंकि यही नेचुरल लॉ है काले जादू का। फिर वो लोगों से कहता है, अरे हाँ,
मैं एक चीज़ तो भूल ही चुका था। मैं कोई डेमन किंग नहीं हूं। मैं बस एक डार्क मेज हूं जिसने कि एक बार गॉड्स को मारने की कोशिश की थी और उसके बावजूद वो अभी भी जिंदा है और मैं अपना काम पूरा करके ही दम लूंगा। मैं तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक टास्क दे रहा हूं, जेनेफ के बिलीवर्स पर नज़र रखना और सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहना। वो लोग कहते हैं यस सर। डियाब्लो कहता है हाँ, एक और चीज़, एक ऐसे इंसान को ढूंढ कर लाओ जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानता हो। और जैसे ही राइजा ऊपर देखता है डियाब्लो वहां पर नहीं होता। तभी उनके जान में जान आती है और वो लोग अपने काम के लिए निकल जाते हैं। और हम लोग देखते हैं डियाब्लो को जो कि घर की तरफ वापस जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से कोई टकरा जाता है। जैसे ही वो पीछे देखता है वहां पर एक छोटा सा बच्चा होता है। डियाब्लो कहता है क्या तुम अंधे हो बच्चे? वो बच्चा कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, तुम भी तो बच्चे ही हो। और हम लोग देखते हैं ब्लैक ने डियाब्लो के हेयर का कलर छुपा दिया होता है। तभी डियाब्लो वहां से वापस जाने लगता है। वो बच्चा पीछे से कहता है ये कैसा अजीब बच्चा था, इसके बाल कितने ज्यादा भद्दे थे और ये बड़ों की तरह बिहेव कर रहा था। तभी ब्लैक डियाब्लो को रोक देता है, जिसको देखकर डियाब्लो हैरान हो जाता है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है, क्योंकि ब्लैक ने उसका रास्ता रोकने की हिम्मत की थी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस बच्चे ने उसको भद्दा बुलाया था। तब डियाब्लो उस बच्चे से कहता है अपनी जुबान पर लगाम लगाओ बच्चे, नहीं तो तुम एक बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। जिसकी वजह से वो बच्चा वहां से डरकर भाग जाता है। डियाब्लो ब्लैक से कहता है अब तुम खुश हो, चलो अब जल्दी से मुझे घर ले चलो। तभी हम लोग देखते हैं वो लोग घर पहुंच चुके होते हैं और डियाब्लो ब्लैक को डांट रहा होता है। वो कहता है जो गलती तुमने आज की थी वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। और ब्लैक भी उसकी बात को मान जाता है। तभी डियाब्लो बेड पर ढेर हो जाता है। तभी वो जेनेथ के बारे में सोचने लगता है और काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो कहता है मैं जेनेथ के फॉलोअर्स को अपनी जगह पर कदम नहीं रखने दूंगा। फिर तभी सीन चेंज होता है। यहां पर हम लोग देखते हैं एजार्ड को जो कि अपने बेस पर जा चुका होता है और वो एक आदमी के सामने खड़ा होता है जो कि उसी का गैंग मेंबर होता है। वो उससे पूछता है आखिर बॉस कहाँ है? वो बंदा कहता है क्या, आखिर तुम जिंदा कैसे हो? एजार्ड कहता है मैंने जितना पूछा है उसका जवाब दो। और वो बंदा ये सोच सोच कर डर रहा होता है कि आखिर ये जिंदा कैसे है, क्योंकि हैनी खुद इन दोनों को मारने गया था और ये लोग तो उसको हरा ही नहीं सकते, क्योंकि ये लोग तो अच्छे से स्पेल तक कास्ट नहीं कर सकते। तभी एजार्ड उसके मुंह के पास अपना हाथ मारता है, जिसकी वजह से वहां पर दीवार में छेद हो जाता है। वो बंदा सोच रहा होता है आखिर ये इतना स्ट्रांग कैसे हो गया? एक सेकेंड, जब से ये आया है तब से मुझे किसी भी गैंग मेंबर की आवाज नहीं आई है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि इसने उन सबको मार दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वो कहता है मैं बॉस के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तभी वहां पर राइजा आ जाता है और वो बोलता है क्या तुम सच में सच बोल रहे हो? वो बंदा कहता है हाँ, और अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम किसी और गैंग मेंबर से भी पूछ सकते हो, वो भी सेम ही जवाब देंगे। राइजा सोचता है बॉस को ढूंढना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे मास्टर को वो चाहिए। फिर वो उस आदमी से पूछता है चलो मैंने मान लिया कि तुम्हें नहीं पता है, लेकिन तुम्हें लगता क्या है कि बॉस कहाँ होगा? तुम्हें कोई भी आइडिया है? वो बंदा कहता है मेरा बॉस दारूबाज है तो वो किसी पब में होगा, तुम लोग उसे वहीं पर ढूंढ लो। तभी वो लोग वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन वहां से निकलने से पहले एजार्ड उस बंदे को एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से वो बंदा नॉकआउट हो जाता है। एजार्ड कहता है हम लोग इसको ही अपने मास्टर के पास ले चलेंगे। वैसे राइजा हम लोगों को इसको रखना कहाँ चाहिए, किसी जंगल में क्या? राइजा कहता है मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है, हम लोग इसको मेरे घर के तहखाने में रखेंगे। तभी एजार्ड उस बंदे को उठा लेता है और वो लोग वहां से जाने लगते हैं। फिर तभी सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं उसी लड़के को जो कि थोड़ी देर पहले डियाब्लो से टकराया होता है। वो गलती से गैंग मेंबर्स के अड्डे में पहुंच जाता है, जहां पर चारों ही तरफ गैंग मेंबर्स की लाशें पड़ी होती हैं। और वो लड़का वहां का माहौल देखकर डर जाता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। तभी वापस से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जेमी को जो कि अभी अभी सोकर उठा होता है और वो लास्ट नाइट के इंसिडेंट से काफ़ी ज़्यादा थका होता है, लेकिन वो फिर भी किसी तरह बेड से उठ जाता है और तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए चला जाता है। और हम लोग देखते हैं कि डाइनिंग रूम में उसके फादर भी बैठे होते हैं, लेकिन वहाँ पर उसकी मॉम नहीं होती। तभी वो उसके पीछे से आकर उसको डरा देती है।
लेकिन जेमी को पता होता है कि उसके पीछे मॉम छुपी है, फिर भी वो डरने का नाटक करने लगता है और हमेशा की तरह उनकी वही लविंग फैमिली की बकचोदी चलती रहती है। फिर थोड़ी देर बाद उसके डैड कहीं जाने की बात करने लगते हैं। जेमी पूछता है, आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उसके डैड बोलते हैं, हम लोगों को कल कहीं पर जाना है। जेमी पूछता है, कहाँ पर? उसकी मॉम बताती है, एल साइमन और एल्ड विल्टन मिलकर कल एक लंच ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, जहां पर किंगडम ऑफ सेल्डम के ईस्टर्न पार्ट के सारे नोबल्स आएंगे और इस बार तुम भी हमारे साथ जाओगे। फिर तभी थोड़ा टाइम बीत जाता है और हम लोग देखते हैं डियाब्लो को, जो कि ब्लैक को बुलाता है और वो उसे कहता है, जल्दी चलो, मुझे अपने दोनों नौकरों से बात करनी है। तभी ब्लैक उसको वहां से लेकर चला जाता है और हम लोग देखते हैं अजार्ड और राइजा को, जिनको कि डियाब्लो की प्रेजेंस का एहसास हो जाता है और वो अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। फिर वो लोग कहते हैं, मास्टर आप आ गए क्या? डियाब्लो कहता है, हाँ, और उसका क्या हुआ जो मैंने काम तुमको दिया था? राइजा कहता है, सॉरी मास्टर, लेकिन अभी हम लोग फेथ इन जेनिथ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा पाए। डियाब्लो कहता है, कोई नहीं, लेकिन दूसरे टास्क का क्या हुआ? वो लोग कहते हैं, हाँ, हमने उनमें से एक को पकड़ लिया है। और हम लोग देखते हैं वहां पर वही आदमी बंधा पड़ा होता है जो कि डियाब्लो के हेयर का कलर देखकर चौंक जाता है और वो समझ जाता है ये भी विल्टन हाउस होल्ड से है और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। राइजा बताता है, ये बंदा रेबल के एग्जीक्यूटिव में से एक है और इस बंदे को हम दोनों के मर्डर के प्लान के बारे में भी पता था, लेकिन जब हम लोगों ने इससे बॉस के बारे में पूछा तो इसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। ये आखिर तक बस यही कहता रहा कि इसे कुछ नहीं पता। डियाब्लो कहता है, इसका फैसला तो मैं खुद करूंगा, इसका मुंह खोलो। तभी वो बंदा जोर से चिल्लाने लगता है, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है और ना ही मुझे कुछ पता है, लेकिन अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कुछ भी करूंगा। वो बंदा सोच रहा होता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा है, लेकिन इसके बावजूद मुझे इससे डर क्यों लग रहा है? और तो और इसकी बॉडी से इतना ज्यादा ऑमिनस माना कैसे निकल सकता है? डियाब्लो कहता है, मुझे तुम्हें मारने का कोई भी मन नहीं है, बस जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम करते रहना। वो बंदा काफी डरते हुए कहता है, मैं कुछ भी करूंगा, जैसा आप कहोगे मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, बस मुझे कुछ भी नुकसान मत पहुंचाना। तभी डियाब्लो कहता है, अपना मुंह बंद रखो, जिसकी वजह से उसका मुंह अपने आप ही बंद हो जाता है। डियाब्लो कहता है, तुम बस मेरे लिए एक ही चीज कर सकते हो, यहां से सीधा एल हाउस होल्ड जाओ और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन जो भी कुछ करने का प्लान कर रही है वहां पर उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दो। और डियाब्लो की माइंड कंट्रोल की वजह से जैसा डियाब्लो कहता है वो बंदा वैसे ही करने लगता है और डियाब्लो अपने दोनों चमचों से कहता है, तुम दोनों कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। और वो लोग सर झुकाते हुए कहते हैं, हम लोग आपकी बातों का अच्छे से पालन करेंगे। राइजा कहता है, और मैं ये भी समझ रहा हूं कि आपने ये ऑर्डर क्यों दिया है। डियाब्लो कहता है, तुम बिल्कुल सही समझे, और वो वहां से जाने लगता है। तभी राइजा उसको पीछे से रोकता है। डियाब्लो कहता है, क्या हुआ राइजा? राइजा कहता है कि आखिर हम लोग किस तरीके के क्रीचर बन गए हैं। हम लोगों को याद है कि हम लोग मर गए थे और इस चीज को बदला भी नहीं जा सकता, और हम लोग वापस से पहले जैसा बनने को कह भी नहीं रहे हैं क्योंकि हम लोग अपनी पावर से सैटिस्फाइड हैं। बस मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं किस तरीके का बीइंग बन चुका हूं। डियाब्लो कहता है, आखिर तुम एग्जैक्टली क्या जानना चाहते हो? वो कहता है, हम लोगों की मौत के बाद से हमारी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग हाई रैंकिंग डेड्स बन चुके हैं। क्या मैंने सही कहा? ये चीज सुनकर डियाब्लो जोर से हंसने लगता है। राइजा कहता है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो मुझे माफ कर देना। डियाब्लो कहता है, नहीं नहीं, मुझे सच में हंसी आ गई, क्योंकि नॉर्मली अगर कोई भी अनडेड होता है वो मुझसे ये सवाल पूछता है कि क्या वो सच में मर चुका है, लेकिन तुम तो बिल्कुल अलग पूछ रहे हो। मैंने आज तक ऐसे डेड्स नहीं देखे जो कि अपनी नई लाइफ को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हों। तुम दोनों इंटरेस्टिंग हो। और वो मन में सोच रहा होता है, सच में मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे अनडेड नहीं देखे। नॉर्मली जो अनडेड होते थे वो जो भी मैं अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहां पर जेमी एल साइमन के यहां जा रहा होता है और वो बताता है, जैसे ही उसके फादर को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में पता चला था वो गुस्से से आग बबूला हो गए थे और इसी वजह से उनका साइमन के पास जाने का प्लान पोस्टपोन हो गया और वो उन्हीं चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में लग गए। फिर वो सोचता है, हम लोगों को वहां पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इससे बढ़िया है मैं कोई टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज़ करके वहां पहुंच जाता। मैंने एक हिस्ट्री बुक में अपनी मौत के बाद के कुछ इंसिडेंट देखे थे। मेरी मौत के बाद एक बार तो अंडरवर्ल्ड के क्रीचर्स अर्थ पर कब्जा करने आ गए थे
और उस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद तो खुद डेमन किंग को ही समन किया गया था। लेकिन कोई भी इवेंट इतने ज्यादा बड़े नहीं थे, किसी में भी इतनी ज्यादा तबाही नहीं मची थी। लेकिन अब और नहीं, मैं इस शांति को खत्म करूंगा और मैं सारे के सारे 12 गॉड्स को सबक सिखाऊंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे रास्ते में क्या क्या आता है, मैं हर चीज को रौंदता चला जाऊंगा। और हम लोग देखते हैं वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके होते हैं और जेमी वहां का नज़ारा देख रहा होता है, जो कि काफी ज्यादा सुंदर होता है। और वो लोग पैलेस से थोड़ी दूर पर होते हैं। जेमी अपनी मॉम से कहता है, मैं एल साइमन से पहली बार मिल रहा हूं, मेरे तो धक धक हो रही है। उसकी मॉम कहती है, ये अच्छी बात है कि तुम एल साइमन को एडमायर कर रहे हो, तुम्हें यही करना चाहिए। एल साइमन बहुत ज्यादा बढ़िया बंदा है। जब वो तुम्हारे डैड की एज का था, वो रैंक 7 मेज बन गया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। और वो ईस्टर्न रीजन के 2 सबसे बड़े नोबल्स में से एक है और रीजन का किंग भी है। उसका मैजिक एक ब्यूटीफुल रेड लोटस फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है और इसी वजह से उसका निकनेम भी यही है, रेड लोटस मेज। और तो और कुछ अफवाहें भी हैं कि उसने एक बार हजारों लोगों की जान ली है। जेमी कहता है, अच्छा, आखिर वो कैसा इंसान है? उसकी मॉम बताती हैं, उसके हेयर्स बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बिल्कुल लाल खून जैसे। जेमी सोच रहा होता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसका नाम रेड लोटस मेज है या वो रैंक 7 का मेज है, लेकिन उसके पास ऐसी पावर है जिससे वो हजारों लोगों को एक साथ मार सकता है। क्या इस टाइम में भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं? मैं तो उस बंदे से बात करने के लिए बेताब हो रहा हूं। जब मैं मार्कस से मिला था तो हम दोनों ने बस थोड़ी ही बात की थी। देखते हैं अब इससे मिलने के बाद क्या होता है। और हम लोग देखते हैं वो लोग पैलेस में पहुंच चुके होते हैं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड खत्म होता है यहीं पर। इसका पार्ट 2 जल्द ही अपलोड कर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।